हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स अर्ध अनुबंध। तो जैसे हमने पहले पढ़े थे कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, जिसमें क्लियर कट ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होती है, और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बेस पर उनके बीच में एग्रीमेंट बनता है, और जब वो एग्रीमेंट जो है वो लॉ के थ्रू एनफोर्स किया जा सकता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। बट ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि जिसमें जो है वो ना तो क्लियर कट मैनर में कोई ऑफर है, ना कोई एक्सेप्टेंस है, और पार्टीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी करना चाह रही थी एक दूसरे से, बट थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ उनके बीच में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो एनफोर्सेबल बाय लॉ, और दे आर नोन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो उनको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स या अर्ध अनुबंध कहा जाता है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स की क्या मीनिंग है कि इसका जो है वो कोई क्लियर कट डेफिनेशन जो है वो इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं दी गई है, बट इसका जो मीनिंग फिर भी निकलता है दैट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी इनको बोल देते हैं। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर एनफोर्स्ड बाय द लॉ ऑन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इन जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये पार्टीज अपने आप से नहीं बनाती हैं, बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे आर एनफोर्स बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, की कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू जो है वो उनके ऊपर एनफोर्स किए जाते हैं, और उनको जो है वो मानना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो दोनों पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ जाती हैं, कि उनके ऊपर एनफोर्स किया जाता है कि वो दोनों पार्टीज जो है वो जुड़ गई हैं एक दूसरे से, और उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, और दोनों पार्टीज को अपनी जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस उस कॉन्ट्रैक्ट में बनती हैं वो उनको पूरी करनी पड़ेंगी। एक जैसे जनरल कॉन्ट्रैक्ट में होता है तो उनकी जो राइट्स या ऑब्लिगेशंस उस कॉन्ट्रैक्ट में अराइज होती हैं वो उनको पूरी करनी होती हैं। इसी तरह से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में भी जो उनकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है वो उनको कंप्लीट करने होते हैं। तो इन अदर वर्ड्स, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स इज अ ट्रांजैक्शन इन विच देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, की कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है पार्टीज के बीच में, आपस में उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। मतलब कहने का मतलब कि नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज का कहने का मतलब है कि यहां पर दोनों पार्टीज ने आपस में जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, बट द लॉ क्रिएटेड सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बिटवीन देम, कि लॉ ने जो है उनके बीच में कुछ राइट्स और ऑब्लिगेशंस जो है वो राइज कर दिए हैं, कि उनकी कुछ जो है वो अधिकार या उत्तरदायित्व जो है उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अराइज हो जाते हैं, विच आर सिमिलर टू दोज क्रिएटेड बाय इम्प्लॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, की लगभग जो है वो जैसे इम्प्लॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स में होते हैं उसी तरह से जो है उनके बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट्स के वो राइट्स और ऑब्लिगेशंस अराइज हो जाते हैं, और दोनों पार्टीज को अपने राइट्स और ऑब्लिगेशंस वो पूरे करने पड़ते हैं। देन फीचर्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स की, इसके कुछ फीचर्स हैं। पहला है गिव राइज टू द राइट ऑफ अ सम ऑफ मनी, कि इनको जो है एक राइट मिल जाता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में जनरली जो है जो भी एग्रीव्ड पार्टी है या प्लेंटिफ है उसको एक राइट मिल जाता है कि दैट पार्टी इज टू बी कंपनसेटेड इन मनी, कि उसको जो है वो मनी की फॉर्म में कंपनसेट किया जाए। देन सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर एनफोर्स्ड बाय लॉ, कि ये जो ऐसे अनुबंध हैं वो कानून के द्वारा लागू होते हैं, उनको आप लॉ के थ्रू एनफोर्स करा सकते हैं, लॉ के थ्रू एनफोर्स करवाए जाते हैं। ठीक है, बिकॉज कि ये अपनी इच्छा से नहीं बनाए जाते, बट लॉ की इंटरवेंशन की वजह से जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट्स आपस में उनके बीच में हो जाते हैं, एंड दे आर ऑल्सो एनफोर्सेबल बाय लॉ, एंड दे आर एनफोर्स्ड बाय लॉ, कि उनके ऊपर जो है वो एनफोर्स किया जाते हैं लॉ के थ्रू, कि वो नहीं भी चाहते हैं तब भी उनके बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। मतलब अपने आप नहीं बनाए जाते हैं, दे आर एनफोर्स्ड बाय लॉ एंड दे आर ऑल्सो एनफोर्सेबल बाय लॉ। सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट, की ये जो अनुचित समृद्धि को रोकने के सिद्धांत पर आधारित है, कि अनुचित रूप से कोई जो है वो समृद्ध ना हो जाए। तो अगर किसी ने कोई बेनिफिट उठाया है तो उस बेनिफिट के में बदले में उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उसको उसके बदले में जो भी उसकी ड्यूटी बनती है वो उसको वापस करे। तो मतलब अनजस्ट एनरिचमेंट को रोकने के लिए, कि फॉर एग्जांपल कि किसी को जो है वो गिरा हुआ सामान मिल गया, किसी का खोया हुआ सामान मिल गया, तो उसका मालिक नहीं बन जाएगा। अगर उस तरह से होगा कि जिसको मिल गया उसी का हो गया, तो क्या है कि वो तो किसी भी सामान को अपना सामान बताने लग जाएगा। तो ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो उसी कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है कि इस तरह से कोई अनजस्ट एनरिचमेंट का फायदा ना उठा ले। सच राइट्स आर अगेंस्ट द स्पेसिफिक पर्सन और पर्सन्स, यानी कि ये जो अधिकार हैं वो स्पेसिफिक किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट मिलते हैं, पूरे कंप्लीट वर्ल्ड के अगेंस्ट आपको ये राइट्स नहीं मिलते हैं। और लॉ की टर्म्स में कहें तो राइट्स इन पर्सोनम आर नॉट राइट्स इन रेम, की यानी कि स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट ये राइट्स मिलेंगे, पूरे कंप्लीट होल वर्ल्ड के अगेंस्ट आपको ये राइट्स नहीं मिलते। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट के जिसके साथ आप जुड़ पा रहे हैं उस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सिर्फ उन्हीं के अगेंस्ट आपको वो राइट मिलते हैं। देन इसके बाद हम इसके कुछ टाइप्स कर लेते हैं, टाइप्स और काइंड्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो उसमें सबसे पहला आ जाता है सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू द persons incompetent to contract, supply of necessaries
और नेसेसिटीज टू द पर्सन्स इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज जो है इनकम्पिटेंट हैं, जो पर्सन्स इनकम्पिटेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, अगर उनको कोई ज़रूरत का सामान प्रोवाइड किया गया है, आवश्यक वस्तुएं प्रोवाइड की गई हैं, तो उसके बारे में जो है वो इस सेक्शन में, सेक्शन 68 में बताया गया। तो जैसे पहले आपने पढ़ा है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ के टाइम पे कि जो कुछ पर्सन्स हैं, जैसे आपका माइनर है, अनसाउंड माइंड पर्सन है, पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, तो ये जो है पर्सन, इनको जो है वो लॉ ने जो है वो इनकम्पिटेंट डिक्लेयर किया हुआ है कि ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते, कि अवयस्क है और अस्वस्थ मस्तिष्क का पर्सन है, तो उन लोगों को जो है वो लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया हुआ है। बट अगर इस तरह के पर्सन्स को जो है वो कुछ नेसेसरीज, उनकी ज़रूरत के सामान प्रोवाइड किए जाते हैं, तो जो पार्टीज़ हैं, दोनों पार्टीज सामान प्रोवाइड करने वाली और जिसको वो नेसेसिटीज इनकम्पिटेंट पर्सन को प्रोवाइड की जा रही है, उनके बीच में जो है वो एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वहाँ पर अराइज हो जाता है। तो उसमें कुछ कंडीशंस इसमें आ जाती हैं कि जिन कंडीशंस के बेस पर जो है उसको सेक्शन 68 में कवर किया जाएगा। तो पहली बात तो ये आती है कि यहाँ से पॉइंट से भी क्लियर है कि सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज, यानी कि जो जरूरत के सामान है सिर्फ उन्हीं की सप्लाई, कि इसमें जो है वो लग्जरीज आइटम्स नहीं होनी चाहिए, कि जो उसकी जो नेसेसरीज हैं, नेसेसिटीज हैं, सिर्फ उन्हीं की सप्लाई होनी चाहिए। बट एक बात ये भी आती है कि जो नेसेसरीज हैं वो सिचुएशन टू सिचुएशन जो है वो डिफर करेंगी, पर्सन टू पर्सन डिफर करेंगी। तो वो उनकी जो लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसी के लिए वो आइटम जो है वो नेसेसरीज में हो सकती है, किसी के लिए वो जो है वो लग्जरी में हो सकती है। बट यहाँ पर क्या है कि जिस पर्सन को आप वो सप्लाई कर रहे हैं उसके लिए वो नेसेसरीज की फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। एंड जो ये आप सामान सप्लाई कर रहे हैं, तो ये उसको डायरेक्टली उस इनकम्पिटेंट पर्सन को भी प्रोवाइड की जा सकती हैं या उसके किसी डिपेंडेंट को भी प्रोवाइड की जा सकती हैं। एंड जो ये सामान प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो नेसेसिटीज उनको सप्लाई की जा रही हैं, दैट शुड नॉट बी सप्लाइड एज अ गिफ्ट और चैरिटी, कि अगर आपने जो है वो सप्लाई उनकी जो है किसी गिफ्ट या चैरिटी के फॉर्म में की है, तब आप जो है उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं ले सकते। और जैसे मैंने आपको तब भी बताया था कि अगर आपने इस तरह की कोई नेसेसरीज सप्लाई की है, तो उस केस में भी ये पर्सन जो है वो पर्सनली लायबल नहीं है, सिर्फ उसकी रिम्बर्समेंट जो है उनकी प्रॉपर्टी से की जा सकती है, बट वो पर्सन जो है वो इसके लिए पर्सनली लायबल नहीं होते हैं। और एक बात और ध्यान में रखने वाली होती है यहाँ पे कि ये जो आपने नेसेसरीज सप्लाई की हैं, उनके प्राइस के बारे में क्या है कि वो प्राइस जो है वो एक रीजनेबल प्राइस होना चाहिए। मतलब आप एक्स्ट्रा अमाउंट उनसे चार्ज नहीं कर सकते, प्रीमियम प्राइस नहीं चार्ज कर सकते, सिर्फ जो रीजनेबल प्राइस उसका बनता है वो रीजनेबल प्राइस ही उनसे चार्ज किया जा सकता है। देन पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, ये सेक्शन 69 में कहा गया है कि हित रखने वाले व्यक्ति द्वारा भुगतान, कि अगर किसी पेमेंट में आप इंटरेस्टेड हैं और उस पेमेंट को आप कर देते हैं, बट उस पेमेंट को करना आपकी ड्यूटी नहीं है, तो इस तरह की पेमेंट अगर आपने की है तो उसको आप उसकी रिम्बर्समेंट आप ले सकते हैं। तो यानी कि एक पर्सन जो है वो पेमेंट करने के लिए क्या है कि बाउंड है, लायबल है, कि उसने वो पेमेंट करनी ही करनी है, कानून के द्वारा वो बाध्य है। और दूसरा पर्सन जो है उसका उसमें उस पेमेंट के साथ जो है वो कुछ हित जुड़ा हुआ है, उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट उस पेमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, और जिस इंटरेस्ट की वजह से वो दूसरा पर्सन जो है वो पहले वाले पर्सन के बिहाफ पर पेमेंट कर देता है, एक्चुअल में पे करता है, तब ये वाला सेक्शन जो है वो लागू होगा। और अगर उस दूसरे वाले पर्सन ने पहले वाले पर्सन के बिहाफ पर कोई पेमेंट की है जिसमें उसका खुद का हित जुड़ा हुआ है, तब वो पहले वाले पर्सन से वो पेमेंट लेने के लिए उसका राइट बनता है कि वो पहले वाले पेमेंट पर्सन से वो पेमेंट रिकवर कर सकता है। तो इसमें जैसे इसकी कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, द वन हु पेज मस्ट बी इंटरेस्टेड टू पे, कि जिसने एक्चुअल में वो अमाउंट पे की है उसका इंटरेस्ट उसके साथ जुड़ा होना चाहिए, उस पेमेंट के साथ उसका इंटरेस्ट जुड़ा हो। एंड द अदर पर्सन शुड बी बाउंड बाय लॉ टू पे, कि जो दूसरा पर्सन है वो जो है वो बाउंड है, वो बाध्य है कि उसने जब वो पेमेंट करनी थी। फॉर एग्जाम्पल, ए ने जो है वो कोई लैंड परचेज की और बी से, ए ने जो है बी से कोई लैंड परचेज की, बट बी ने जो है वो कोई पुराने म्यूनिसिपल टैक्सेस वगैरह पे नहीं किए हुए थे। बी की ड्यूटी थी कि कुछ वो जो टैक्सेस बनते थे लैंड के ऊपर वो उसने पे नहीं किए, और ए ने जो है अब वो लैंड बी से परचेज कर ली। अब ए की जो है वो जो ट्रांसफर डीड थी उसमें जो है वो कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उस प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए ए ने क्या किया कि जो टैक्सेस ड्यू थे वो टैक्सेस जो है वो पे कर दिए। अब जो है वो ए, यानी कि जिसने वो पेमेंट की थी, कि उसका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था क्योंकि अब वो नया ऑनर बन गया था उस लैंड का, तो उसने अपने इंटरेस्ट को सेव गार्ड करने के लिए जो है वो पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ बी की थी। तो अगर ऑन द बिहाफ ऑफ बी उसने वो म्यूनिसिपल टैक्सेस पे कर दिए हैं, तो अब ए जो है वो उसकी रिम्बर्समेंट जो है वो बी से ले सकता है। तो दैट इज पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, की जिसमें आपका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है,
तो अगर आपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए आपने किसी दूसरे के बिहाफ पर पेमेंट की है तो उस पेमेंट को आप दूसरे से रिकवर कर सकते हैं। बट यहाँ पर बातें दो तीन आ जाती हैं कि वो पेमेंट में जो है आपका इंटरेस्ट जुड़ा होना चाहिए और एक्चुअल में आपने पेमेंट की है और दूसरा पर्सन जो है वो लॉ के थ्रू जो है वो बाउंड है, बाध्य है कि उसको वो पेमेंट करनी ही करनी थी। देन अब हमारे पास आता है पॉइंट नंबर 3, ऑब्लिगेशंस ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ अ नॉन ग्रेशियस एक्ट। व्यक्ति का दायित्व जो गैर इच्छिक कार्य के लाभ का आनंद लेता है। ग्रेशियस एक्ट का मतलब होता है कि जिसमें जो है वो पर्सन कोई उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। ग्रेशियस एक्ट यहाँ पे लिखा है ना, ग्रेशियस एक्ट, यहाँ पे लिखा हमने नॉन ग्रेशियस एक्ट। तो ग्रेशियस एक्ट का मतलब होता है कि जिसमें जो है वो किसी की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि अगर मैंने ये काम किसी के लिए किया है तो उसके बदले मुझे कोई रिवॉर्ड चाहिए, कोई कंपनसेशन चाहिए। वो ग्रेशियस एक्ट हो गया कि मैंने अपनी इच्छा से किसी के लिए कर दिया, वॉलंटरली कर दिया और उसके बदले में मैं कोई रिवॉर्ड नहीं चाहता, तो वो ग्रेशियस एक्ट हो गया, ऐच्छिक कार्य कि अपनी इच्छा से मैंने वो काम कर दिया। बट अगर वो जो है वो नॉन ग्रेशियस एक्ट है, मतलब मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं उसके बदले में कंपनसेशन नहीं चाहता, तो मैंने अगर ऐसा कोई काम किया है जिसके बदले में मैं कंपनसेशन चाहता हूँ या रिवॉर्ड चाहता हूँ, तो वो गैर ऐच्छिक कार्य, नॉन ग्रेशियस एक्ट। और इस तरह के किसी काम का आनंद या बेनिफिट किसी दूसरे पर्सन ने एंजॉय किया है तो वो दूसरे पर्सन की ड्यूटी बनती है कि वो पहले वाले पर्सन को कंपनसेट करे, रिम्बर्स करे। तो इसकी कुछ कंडीशंस आती हैं, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, डूइंग समथिंग और डिलीवरिंग एनीथिंग टू द पर्सन, कि आपने जो है वो किसी दूसरे पर्सन के लिए वो नॉन वॉलंटरी बेसिस पर, नॉन ग्रेशियस बेसिस पर वो काम आपने, वो सर्विसेज उसके लिए दी है, वो सर्विसेज उसके दी है, या कोई सामान उसको डिलीवर किया या कोई चीज आपने उसको दी है। एंड द एक्ट डन शुड नॉट बी ग्रेशियस, की वो जो काम किया गया है वो ग्रेशियस नहीं है, यानी कि आप उसके बदले में कुछ रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड एंजॉयमेंट ऑफ द बेनिफिट इज नेसेसरी बाय द अदर पार्टी, मतलब वो दूसरी पार्टी ने उसका बेनिफिट उठाया तभी आप उससे जो है वो कंपनसेशन ले सकते हैं। आपने तो काम कर दिया बट दूसरे ने अगर, या आपने डिलीवर कर दिया बट दूसरे ने अगर उसका बेनिफिट नहीं यूज किया है, नहीं उसको इस्तेमाल किया है, तब आप जो है उसके लिए कंपनसेशन नहीं ले सकते, तब आप उसकी रिम्बर्समेंट नहीं ले सकते। बट अगर दूसरी पार्टी ने उसका बेनिफिट उठाया है तभी जो है उससे वो कंपनसेशन ली जा सकती है। एंड एंजॉयमेंट ऑफ बेनिफिट इज नेसेसरी। फॉर एग्जांपल कि एक जो है वो रिक्शा चलाने वाला जो है वो जा रहा था और उसने देखा कि रोड पे जो है वो एक लेडी जो है वो जा रही है, काफ़ी सामान उसने बैग उठाए हुए हैं साथ में, तो उसने जो है वो रिक्शा चालक ने जो है उसको अपनी रिक्शा रोकी और जो है वो लेडी को बिठाया और जो है उसको डेस्टिनेशन पर छोड़ दिया। अब जो है वो लेडी कहती है कि जी मैंने तो आपको जो है वो कोई बातचीत ही नहीं हुई थी हमारी कि आप जो है मुझे छोड़ेंगे या इसके बदले में मैं आपको पेमेंट करूंगी। बट यहाँ पर क्या है कि जो है वो जो रिक्शा चालक है वो उसका काम ही यही है, वो नॉन ग्रेशियस एक्ट है कि वो जो है उसने जो काम किया है, उस लेडी को छोड़ा है, वो इसलिए नहीं छोड़ा कि वो सोशल सर्विस करना चाहता था, कि अगर उसने छोड़ा है तो उसके बदले में कंपनसेशन चाहता था, क्योंकि उसका काम ही यही है कि उसने जो है वो पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ना है, उसके बदले में कंपनसेशन लेनी है। तो वहां पर जब वो इम्प्लाइड कंडीशन थी कि उसने उसको अगर छोड़ा है तो उसके उसके बदले में वो रिवॉर्ड चाहता है और वो जो लेडी है उसको जो भी उसके लॉफुल चार्जेस बनते हैं वो उसको पे करने पड़ेंगे। ठीक है। हाँ, अगर उसकी इच्छा ही नहीं थी कि जो रिक्शा चालक है, अगर वो नहीं चाहता, वो ग्रेशियस एक्ट था, अपनी इच्छा से करना चाह रहा है, वॉलंटरी करना चाह रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाह रहा है, तब जो है वो लेडी को कंपनसेट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर उसने जो है वो, क्योंकि कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें पता चल रहा है कि क्योंकि जो रिक्शा चलाने वाला है वो उसके बदले में कंपनसेशन चाहता है और दूसरी पार्टी ने उसने उसके उस बेनिफिट को एंजॉय किया, एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचाया गया, तो उसके बदले में उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उसको कंपनसेट करे। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 71, कि इसमें क्या कहा है कि फाइंडर ऑफ गुड्स की जो सामान किसी का गुम गया है तो उसमें जो सामान पाने वाला है, उस मतलब माल पाने वाला है या उसको खोजक, लिखा हुआ है यहाँ पे कि वस्तुओं का खोजक या माल पाने वाला फाइंडर ऑफ गुड्स, की जिसको वो सामान मिला है। मतलब किसी का अगर सामान गुम गया है और जिसको दूसरे पर्सन को वो सामान मिल गया है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उसके असली मालिक को ढूंढे और वो सामान उस तक पहुंचाए। नहीं तो ऐसा क्या होगा कि जिसका भी सामान गुम गया वो तो जिसको मिल गया वो उसका मालिक बन जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। ताकि अगर ऐसा करने लगे तो फिर हर कोई कह देगा जी मुझे तो ये सामान जो है वो खोया हुआ गिरा हुआ मिल गया और ये इसका मालिक मैं हूं। तो उसमें अनजस्ट एनरिचमेंट, जिसमें जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था कि वो अनजस्ट एनरिचमेंट को रोकने के लिए कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं। तो इसमें भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स की, वो जो अगर किसी को सामान, किसी का खोया हुआ सामान किसी को मिल जाता है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उसके असली मालिक को ढूंढे और वो सामान उस तक पहुंचाए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो पार्टी जिसका सामान था, जो सामान का असली मालिक है और जिसको सामान खोया हुआ सामान मिला है, वो दोनों पार्टीज आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रही थी, बट लॉ के थ्रू फिर भी उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट
हो गया है और जिसको वो सामान मिला है खोया हुआ, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उसके असली मालिक को वो सामान पहुंचाए। तो इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स हैं हमारे। तो जो फाइंडर है उसकी क्या क्या ड्यूटीज बनती हैं, उसको क्या है कि टेक सच गुड्स इनटू हिज कस्टडी, कि जो सामान उसको खोया हुआ सामान उसको मिल गया है तो वो उसको अपनी कस्टडी में ले ले, अपने पास उसको सामान को रखे। दूसरी बात, टेक केयर ऑफ गुड्स एज इट वर हिज ओन गुड्स, की वस्तुओं की देखभाल इस तरह से करे जैसे उसकी खुद की अपनी वस्तुएं होती, खुद का अपने सामान की देखभाल हम जैसे करते हैं वैसे ही उन सामान की भी देखभाल करनी है जो हमें किसी का दूसरे का खोया हुआ सामान मिला है। शुड टेक नेसेसरी मेजर्स टू फाइंड द ट्रू ऑनर ऑफ द गुड, जो मैंने भी बताया आपको कि उसकी ड्यूटी बनती है कि एक तो उसको कस्टडी में ले ले, दूसरा जैसे उसका अपना सामान है उस तरह से उसको सामान को रखे। तीसरी बात क्या है कि उसके लिए जो वो नेसेसरी मेजर्स की ऐसी कोशिश करे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे कि जिससे वो अपने उसके सामान के असली मालिक को वो ढूंढ सके। एंड शुड रिटर्न द गुड्स टू द ट्रू ऑनर, की उसकी ड्यूटी है कि जब सामान का असली मालिक मिल गया तो वो सामान जो है वो उसके असली मालिक को वापस कर दे। द फाइंडर शुड बी कंपनसेटेड बाय द ट्रू ओनर। अब यहाँ पे बात आती है कि जो फाइंडर है अब उसका राइट भी बनता है कि जो सामान उसने पहुंचाया है असली मालिक तक, तो उसके बदले में जो भी उसका खर्चा हुआ है, जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, वो ट्रू ऑनर से क्लेम कर सकता है। तो खर्चे में जैसे होता है कि सामान की देखभाल के लिए, रख रखाव के लिए अगर उसका कुछ खर्चा हुआ है, मालिक को ढूंढने के लिए अगर उसने कुछ एक्सपेंसेस किए तो वो खर्चा जो है वो फाइंडर ने किया है, तो उस तरह के खर्चों को वो मालिक से कंपनसेट करवा सकता है। एंड द फाइंडर ऑफ द गुड्स हैज नो राइट टू सू द ऑनर फॉर द कंपनसेशन। ये पॉइंट ध्यान में रखने वाला, कंफ्यूजन करता है कई बारी कि जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसको कोई राइट नहीं है कि जो ऑनर है उसको कंपनसेशन के लिए वो स्यू करे, कि केस नहीं फाइल कर सकता कि मेरे को जो है इसके बदले में इतनी कंपनसेशन मिले, और तो उसके लिए वो केस फाइल नहीं कर सकता। बट ही कैन रिटेन गुड्स अंटिल द कंपनसेशन इज रिसीव्ड, कि उसका एक राइट है कि वो जब तक उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगी तब तक वो सामान को अपनी कस्टडी में अपने पास जो है वो पोजेस कर सकता है, अपने पास रख सकता है, बट वो कंपनसेशन के लिए जो है वो केस फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या क्या ड्यूटीज हैं उसकी, सामान को ले ले, अपनी कस्टडी में इस तरह से रखे जैसे उसके खुद के सामान है, मालिक को ढूंढने की कोशिश करे, पूरे कंप्लीट एफर्ट्स करे, और जब मालिक मिल जाए तो उससे वो सामान वापस कर दे, और मालिक से जो है वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। और कंपनसेशन में जैसे बताया कि कंपनसेशन में यानी कि जो उसके खर्चे हुए एक्चुअल में, कि सामान को रख रखाव देखभाल तो उसके लिए जो भी उसको एक्सपेंसेस करने पड़े हैं या फिर मालिक को ढूंढने के लिए उसको खर्चे करने पड़े हैं, तो वो खर्चे जो है वो कंपनसेशन असली मालिक से ले सकता है। देन फाइंडर कैन सेल सच गुड्स, की फाइंडर के पास एक राइट भी है अंडर सेक्शन 169 कि जिसमें जो है वो फाइंडर ऑफ गुड्स जो है वो सामान को बेच सकता है, कि उसको जो है वो राइट है कि वो सामान को बेच सकते हैं। अदरवाइज क्या है कि उसकी ड्यूटी, पहली ड्यूटी तो यही बनती है कि वो जो है मालिक को ढूंढे, बट कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिन कंडीशंस में उसको ये राइट दिया गया है कि वो जो है वो सामान को बेच भी सकता है। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं, कि पहली बात कि इफ गुड्स आर पेरिशेबल इन नेचर, कि अगर वो जल्दी खराब होने वाली है, कि कुछ सामान ऐसा हो सकता है कि अगर उसको ज़्यादा दिन अगर ज़्यादा समय तक आप रख नहीं सकते, कुछ सामान कुछ प्रोडक्ट्स की अपनी लाइफ है, और अगर वो सामान जो है वो जल्दी खराब हो सकता है, पेरिशेबल है नेचर में, तो क्या है कि उसको उस केस में वो सामान को बेच सकता है, कि अगर उसने जो है उसको उस लाइफ टाइम से ज़्यादा रखने की कोशिश की तो मालिक के मिलने तक जो है वो सामान खराब हो सकता है, तो वो उसको चाहे तो उस टाइम पर बेच भी सकता है। When the owner could not be found after reasonable effort, कि अगर जो है उसको असली मालिक का जो है वो पता नहीं चल पाया है और उसके लिए उसने अपने पूरे उचित प्रयास जो है वो किए हैं, बट उसके बाद भी जो है उसको असली मालिक का पता नहीं चल पाया है, तब भी जो है उसके पास राइट है कि वो उसको सामान को बेच सकता है। When the owner refuses to pay the lawful charges, और अगर जो है वो lawful charges उसके जो बनते हैं, उचित खर्चा जो उसके बनते हैं, जो खर्चा उसने किया है, तो अगर वो खर्चा पे करने से जो है वो ऑनर मना कर देता है, तब भी जो है वो उसको सामान को बेच सकता है। बट इसमें क्या है, when the lawful charges of the founder amounts to 2/3 of the value of the product of the value of the lost product, कि उसको जो है या फिर जो है उसको तब बेच सकता है सामान को जब उसका जो उसके खर्चे हुए हैं, लॉफुल चार्जेस, उसको सामान की रख रखाव देखभाल, उसकी मेंटेनेंस, उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी, उसके लिए जो उसने खर्चे किए हैं, वो खर्चे अगर जो है उस प्रोडक्ट की वैल्यू के 2/3 या 2/3 से ज़्यादा हो जाते हैं, तब भी वो सामान को
बेच सकता है। ठीक है, तो फाइंडर ऑफ गुड्स को राइट मिला हुआ है सामान को बेचने का, बट जनरली क्या है कि स्टार्टिंग में ऐसे नहीं कि आपको सामान मिला और आप उसको सामान को बेच देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वो उसमें पहले आपको बता दी कि उसकी क्या ड्यूटीज हैं, सामान की देखभाल करें, मालिक को ढूंढने की कोशिश करें, मालिक मिले तो उसको असली सामान वापस कर दें। बट इन केस की सामान खराब होने वाला है और उसको अगर रखा जाएगा, मालिक को ढूंढने की कोशिश की जाएगी, बट उस तब तक सामान अगर मालिक नहीं मिलता तो बड़ा बड़ा सामान खराब हो सकता है, तो उस केस में वो सामान को बेच सकता है कि अगर वो पेरिशेबल है नेचर में। या फिर जो है वो असली मालिक को खोजने की उसने पूरी कोशिश कर ली है, बट उसके बाद भी असली मालिक नहीं मिल पाता है, या असली मालिक जो है वो लॉफुल चार्जेस को पे करने से मना करते थे, तभी उसको सामान को बेचा जा सकता है। बट बेचने के बाद ये मतलब नहीं है कि वो जो है उससे अगर उसको एक्स्ट्रा वैल्यू उससे मिली है बेचने से, तो सारे के सारे पैसा जो है उसी का हो गया। उसमें से सिर्फ वो उसमें से अपने लॉफुल चार्जेस को ही अपने पास रख सकता है, बाकी का पैसा जो है उसको वापस मालिक को देना पड़ता है। और इन केस की लॉफुल चार्जेस जो है वो उसके वैल्यू प्रोडक्ट के जो है प्रोडक्ट की जो वैल्यू बनती है उस वैल्यू का 2/3 या उससे ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस केस में भी जो है वो सामान को बेच सकता है। एंड लास्ट इज मनी पेड और थिंग्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक अंडर कोवर्जन, बाय मिस्टेक और अंडर कोवर्जन, की या तो गलती से या किसी को दबाव के अधीन जो है वो कोई धन या सामान जो है वो दिया गया है, तो उसमें भी जो उसको गलती से वो सामान डिलीवर किया गया है तो उसकी ड्यूटी है कि वो उसको सामान को वापस कर दें। कि अगर जो है मान लो सामान जो है वो ए ने बी को भेजा था, बट गलती से जो है वो सामान बी की जगह सी को मिल गया, तो सी की ड्यूटी है कि वो जो उसका असली मालिक है उस तक उसको वो सामान वापस कर दे, क्योंकि वो सामान जो है या वो सर्विसेज थी वो सी के लिए नहीं थी, तो सी की ड्यूटी है कि उसको सामान को वापस कर दे। तो इसी तरह से जो है वो गलती के अगेंस्ट या फिर दबाव में जो है वो किसी से जो है वो सामान या सर्विसेज जो है वो किसी और दूसरे पर्सन को दे दी गई हैं, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो उसको वापस कर दें। तो उनकी ड्यूटी है बाउंड टू रीपे और रिटर्न द पर्सन, कि जिसको वो गलती से पे की गई हैं, गलती से डिलीवर की गई हैं, उसकी ड्यूटी है कि जिसके लिए वो थी या जिस पर्सन ने वो भेजी थी उनमें से किसी भी पर्सन को वो सामान जो है वो वापस कर दिया जाए, तो वो उन दोनों की ड्यूटी बनती है। तो ये था क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, कि जिसमें मैंने आपको बता दिया कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है, बट जो सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं, उसके वजह से जो है वो दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्स्ड बाय लॉ। क्योंकि ऊपर एनफोर्स किया जाता है, वो पार्टीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहती थी, नहीं होना चाहती थी, बट लॉ के थ्रू उनको जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा दिया जाता है, एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो एनफोर्सेबल बाय लॉ, कि उनको लॉ के थ्रू एनफोर्स कराया जा सकता है। जो उनके राइट्स ऑब्लिगेशन है वो उस कॉन्ट्रैक्ट में बन जाते हैं, वो उसको क्लेम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।